चलो, एरिया अंडर द कर्व में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे बेसिक क्वेश्चंस। आज एरिया बिटवीन टू कर्व्स करना है। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ये तो हो गया हमारा। हाँ जी, ये रहा एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। कुछ और नहीं है, मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ और डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। जब भी दो फिगर आके टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपको पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा कि दोनों के बीच का एरिया क्या है। तो आपके पास ना फिर दो चॉइसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी को लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फिर दो चॉइसेस रहेंगे आपके पास, वो आपको दिमाग लगाना रहेगा कि कौन सा चॉइस पिक करूं जिससे क्वेश्चन मेरा जल्दी सॉल्व हो जाए। चॉइसेस क्या है? या तो आप एक काम कर सकते हो, ये देखो क्या, ये जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्रीन कलर का डायग्राम है, y इक्वल्स टू जी एक्स जो है वो ब्लू कलर का डायग्राम है। तो ये दोनों ने मिलके जो एरिया कवर किया ना, व्हाइट कलर का रीजन आपको दिख रहा है। और अब आप एक चीज देखिए, अगर सिर्फ मैं एफ एक्स को देखूं, तो एफ एक्स में ना एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी लाइन के बीच में ये व्हाइट कलर और येलो कलर के रीजन दोनों को ऐड कर दोगे तो इतना एरिया कवर किया है एफ एक्स ने। और जी एक्स ने ना सिर्फ येलो वाले रीजन को कवर किया, जो आपको दिख रहा है कि जी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी तक केवल दो एरिया कवर, येलो वाला रीजन कवर कर रहा है। तो मेरा टारगेट है व्हाइट वाला रीजन निकालना। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स जितना एरिया कवर कर रहा है ए से बी में, ठीक है, एफ एक्स जितना भी एरिया कवर कर रहा है ए से बी में, जी एक्स को मैं उस एरिया से माइनस कर दूंगा, उतने एरिया को उसी इंटरवल में। So I will get the area। तो मेरे पास दो मेथड आएंगे। एक मेथड क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करके निकालू मैं, या मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करूंगा, अगर वो मेरे को इजी लगता है, तो वो थोड़ा जज करना ही इसमें टास्क है कि आपको क्या इजी लग रहा है। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मैं निकाल रहा हूँ ये एरिया, तो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया आप कीजिए, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। तो जब आप अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dx लिख दो, तो आपको एरिया मिल जाएगा। व्हाइट वाला एरिया निकालना है, व्हाइट शेडेड रीजन, चाहे वो अपर माइनस लोअर करके निकालो, मतलब चाहे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालो या तो आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। फिलहाल मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो ये होता है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स के लिए। दोनों मेथड है, अभी एक ही मेथड में आपको दिखा रहा हूँ, अभी दोनों दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम बना लेना पहले। ये है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फिलहाल एक इजी मीडियम था समझने के लिए, बस समझने के लिए मैं ये दिखा रहा था डायग्राम। इसका जनरलाइजेशन ऐसा है, ये ऐसा जनरलाइजेशन जैसे कि जैसे मेरा कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, ये वाला देखो, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये y इक्वल्स टू जी एक्स है। एक सेकंड में, ये क्या आ रहा है फिर से, प्लीज रिमूव दिस विंडो, एक मिनट रुक जाओ। तो मैं जैसे आपको ये जनरलाइजेशन करके दिखा रहा हूँ ना एक बार, तो ये पॉइंट नंबर 1 है जनरलाइजेशन में। ये मेरा कोई एफ एक्स कर्व है और ये मेरा कोई जी एक्स कर्व है। एफ एक्स जो है उसको मैंने नाम दे दिया y1 कर्व, और ये मेरा ब्लू वाला जो है ये जी एक्स कर्व है। एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी तक का एरिया बताना है कि ए से बी में इन लोगों ने कितना एरिया कवर किया। तो आपको वही करना है ना, आपको ज्यादा इसमें रिसर्च विसर्च नहीं करना है। आप बस वही करेंगे कि ऊपर में कौन आ रहा है, ग्रीन वाला, तो आप लिख देंगे अपर माइनस लोअर। ऊपर में आ रहा है ग्रीन वाला एफ एक्स, और नीचे आ रहा है, ये दोनों कर्व के नीचे में जो आ रहा है ब्लू वाला आ रहा है ए से बी में। ये ऐसा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस एरिया को ऐसा कि ए से बी में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ अपर माइनस लोअर करके। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 से x2 तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x1 से x2 तक, और अपर में कौन है, y1 वाला फंक्शन, और नीचे में है y2 वाला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx। जैसा भी आप लिखना चाहें। विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो y जो है वो x के टर्म में दिया होगा। ये थोड़ा बस चीजों को ऑब्जर्व करना रहता है कि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू dx दे तो y जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, या तो ए से बी अपर माइनस लोअर, या तो x1 से x2 वही y1 माइनस y2। देखो मैंने लिखा हुआ भी है ना y1, और y1 मतलब है एफ एक्स और y2 मतलब है जी एक्स। जैसा भी लिखना चाहें आप।
और इसका सेकंड जनरलाइजेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। ये है, यहाँ पर लिख लेना कैपिटल में, ये है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये एरिया जो हम लोग, अब आज की क्लास पूरी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये दोनों मेथड के ऊपर। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है और ये है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये देखो, ये सेकंड वाला विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यस, चलो। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये y1 मैंने क्या लिया है, ये जैसे वही एक रैंडम कव है। पहले मैंने क्या लिया था, इसको x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक लिया था। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कैसे सोचा जाता है कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, क्या आपको ये वाली वैल्यू निकालना इजी पड़ रहा है कि ये वाली वैल्यू, ये पहले अपने को निकालना पड़ता है अगर नहीं गिवन है तो जो वैल्यू आपको इजी पड़ रही है y1 से y2 अगर इजी पड़ता है ना, तो आप एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y1 y एक्सिस निकालो। अगर आपको ये ज्यादा इजी दिख रहा है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, अगर ये ज्यादा इजी दिख रहा है, ये वैल्यू निकल गई है आपके पास, तो फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालोगे। फिलहाल हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस को निकालने का तरीका क्या है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ये होता है। राइट, ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं चलता ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में राइट माइनस लेफ्ट चलेगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ए से बी इंटीग्रेट करूंगा, और राइट, राइट में कौन सा लिया हुआ है मैंने, ब्लू वाला। तो ये ब्लू वाला कौन है, हाँ, और यहाँ पर कर्व कैसे दिया रहेगा, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए हैं अपन, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो ये ब्लू वाले को हम लोग ग्रीन वाले से माइनस कर देंगे, ये ऐसा। या तो आप इसका एक और तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, एरिया y1 से लेकर y2 और राइट माइनस लेफ्ट, मतलब x1 माइनस x2, x1 कर्व माइनस x2 कर्व, और ये वही राइट माइनस लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू dy। ये x नहीं है ना, y है। तो लिखने के तरीके तो 50 है, बट आपको लिखना वही है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वही लिख रहे हैं हम लोग। और मैं यहाँ लिख दूंगा y1 y2, तो जैसा भी लिखना चाहो आप, राइट माइनस लेफ्ट y1 y2, या a से b, इसको मैं a ले लेता हूँ b ले लेता हूँ, तो y1 की वैल्यू a और y2 की वैल्यू b, तो a से b ऐसा। तो ये जनरलाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। बिल्कुल भी बाकी चीजों में ध्यान नहीं देना, इसका प्रूफ क्या, ये क्या, कुछ जरूरत नहीं है। प्रूफ तो अभी तुरंत हो भी जाता है, बट जरूरत ही नहीं है, कहीं मत दिमाग लगाओ। विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करना है तो राइट माइनस लेफ्ट करना है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करना है, अगर ये वाला केस आया, तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, कर्व का अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। डिडंट, ये था ऐसा वाली चीज, तब समझ में आती जब क्वेश्चन आ गया। जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, दोनों के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दोनों को लेके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला, कर्व वाई, एक मिनट ना, कर्व वाई इक्वल्स टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स intersect each other at infinite points and closing regions of equal area, find area of one such region। पहले ही क्वेश्चन दड़ा एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो पहले ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत जबरदस्त है, आप लोग खुद ट्राई करो, मुझे बताओ। y इक्वल्स टू sin x और y इक्वल्स टू cos x। अरे यार, अरे क्यों बार बार येलो बाउंड्री आ रही है, क्यों आ रहे हो भाई, क्यों आ रहे हो। हाँ जी, चलो। तो y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इनफाइनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो हमें बताना है वन सच रीजन का, सबके सब इक्वल रीजन वाले एरिया हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है। तो वन सच रीजन का एरिया, पहला क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना रहे हो ऐसे, आप लोग सॉल्व करते रहिए ना, जो भी आपका आंसर आता है एक बार मुझे बता देना। तो हमारा ये एक्चुअली ऐसा होता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो फिलहाल अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ।
ये ऐसा होता है। ये हो गया मेरा 0 से 2 पाई तक का रीजन साइन एक्स का। और कॉस एक्स का जो होता है वो ऐसा होता है कि पाई बाय 2 में आके 0 हो जाता है, और कॉस 0 1 होता है। तो ये पाई बाय 2 और ये ऐसा, और फिर ये 3 पाई बाय 4 में ऐसा आके टकराते हैं, ये ऐसा। तो इसके अब आपको पता है इस टाइप के एरिया रहते हैं अपने, थोड़ा मैं ज्यादा ही वो बना रहा हूँ, ये ऐसा बनेगा और आगे ऐसे ही जाते जाएगा। तो आपको पता है इसी टाइप का एरिया हम लोग एरिया कवर करते हैं। एरिया बिटवीन द रीजन्स बताना, मतलब ये एरिया बताना है। तो इसी टाइप का एरिया और आगे बनेगा। पहली बात, ये वाला एरिया कहाँ बन रहा है पहले सोचो। तो ये वाला एरिया बन रहा है ये यहाँ पर पाई बाय 4 पे, और ये है 135 डिग्री 3 पाई बाय 4 पे। मुझे कैसे पता 135 डिग्री है, ये 2 पाई होता है, और यहाँ बीच रास्ते में कहीं पर पाई होता है, जहां पर कॉस पाई -1 होता था। तो कॉस ना और साइन कहाँ टकराते हैं हर वक्त, हर वक्त इन लोग पाई बाय 4 वाले एंगल में टकराते हैं। तो ना ये इतना रीजन पाई से 3 पाई बाय 4, फिर आगे जाके 2 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब 9 पाई बाय 4। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी। तो फिर आगे जाके इन लोग फिर से ये ऐसा जाएगा, ये देखो ये ब्लू वाला कर्व ऐसा और ऐसा कर्व लेके ऊपर जाएगा। तो एक रीजन और हमें ऐसी सेम इसी टाइप का एरिया, सेम इसी टाइप की शेडेड रीजन अब आगे और मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर यही बोला है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट, वो तो ठीक है। तो जब जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक बार ये हो गया पाई 3 पाई बाय 4, फिर आगे जाके 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, इस सब टाइप के एंगल में ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जितने भी बार टकरा रहे ना, तो इन इन इक्वल एरिया पे टकरा, इक्वल एरिया ही बनाते हैं। तो आपको एक रीजन का एरिया निकालना है, तो आप सिर्फ पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 निकाल लो। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू रेडी है पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं निकालूंगा, क्योंकि कर्व वर्व सब रेडी है मेरे पास। तो ये हो जाएगा अपर और ये हो जाएगा लोअर। तो एरिया मैं निकालने जा रहा हूँ इसका विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, और अपर माइनस लोअर और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये ऐसा। अब अपर में कौन है, येलो कलर का ग्राफ, येलो कलर का ग्राफ है साइन एक्स का, और नीचे है कॉस एक्स का। दोनों पे अलग अलग, मतलब दोनों एक्स के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। हाँ जी। तो ये हो गया अपना, कहाँ गया, हाँ। तो अब इसमें अपन ऐसा लिखेंगे, एरिया पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4। अपर में कौन था, साइन एक्स था। लोअर में कौन है, कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और ये है अपना माइनस ही है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। ये मैंने इंटीग्रेशन डाल दिया दोनों का, और यहाँ मैं डाल देता हूँ पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, लाइक दिस। तो 3 पाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 रूट 1 बाय रूट 2। देखो तो इसका आंसर 2 रूट 2 आ रहा है। एक बार सर ये चेक करो गलत है क्या शायद? कहाँ गलत हो गया। सर पीछे करो एक बार। सर नीचे यहाँ पर मैं वही बता रहा था, इसके प्रूफ में यही चीज बताई गई है कि जब आप ए से बी तक इंटीग्रेट करोगे ना, सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन, फिर आप जब ए से बी जी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना पार्ट, तो वो वाली चीज जो होती थी ना, एरिया बिलो एक्स एक्सिस को नेगेटिव ले लो, वो वाली चीज सब न्यूट्रलाइज होके ना यही फॉर्मूला बनता है। इसलिए मैं प्रूफ में नहीं जा रहा था कि डायरेक्ट अपन लोग सॉल्व करते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं करते प्रूफ में, डायरेक्ट यही बनेगा। तो ये जनरलाइजेशन है, डायरेक्ट हमेशा यही सॉल्व करना है आपको, अपर माइनस लोअर, खत्म। यहाँ पर नेगेटिव मॉड ऑड लगाने की जरूरत कल लॉजिक ही देखा है, नेगेटिव ही वो तो ये नेगेटिव आ जाएगा उसमें कुछ पार्ट। नहीं आएगा ना, आप करके देखना, इसमें नहीं आता है। तो मैं वही सर, मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ एक में। उसका कहीं यूज भी नहीं है, डायरेक्ट यही काम आएगा, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर, एक्स एक्सिस के बिलो वाले को एरिया बिटवीन द रीजन्स में देखने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऐसा पूरा डायग्राम होता तो हम लोग फिर मॉड लगा लेते। ये देखो, अगर एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ वो कुछ डायग्राम के नीचे ही आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसका जब भी एरिया निकालूंगा ना मैं, तो मॉड लेके सॉल्व करना है। अगर वो एक्स एक्सिस के पूरा नीचे ही है, डायग्राम ही पूरा नीचे है, तो सर अगर सिर्फ कोई एक ही कर्व दिया हुआ तो भी मॉड लेंगे ना, सिर्फ एक कर्व दिया हुआ है एरिया सिर्फ एक बिटवीन कर्व दिया रहता है तब मॉड लिया जाता है। वन कर्व में मॉड लेते ना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x और x एक्सिस, ये तीनों ने मिलके कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x एंड x एक्सिस। तो सबसे पहले ना आप इनको लेके ना ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद आप देखो x की वैल्यू इजी पड़ रही है कि y की वैल्यू, हालांकि यहाँ y की वैल्यू दी हुई है x के टर्म में, बाकी आपको जो इजी पड़े। अच्छा, बहुत लोगों को तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का ग्राफ याद नहीं होता है, तो चलो मैं याद दिला। वाई एक्सिस में बनेगा। वाई एक्सिस में बनेगा, ठीक है। देखिए ये कुछ ऐसा टाइप का डायग्राम रहता था साइन इनवर्स एक्स का, ये ऐसा, ये इस टाइप का डायग्राम रहता था। और कॉस इनवर्स एक्स का जो डायग्राम रहता था वो कुछ इस टाइप का रहता था। देखिए ये ऐसा आता था इन लोग, ये ऐसा, ये ऐसा। कैसे ये ग्राफ कैसे बनते थे, इसके पीछे लॉजिक था। ये जैसे साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, और साइन इनवर्स, मैंने कुछ गड़बड़ बना दिया है, हाँ जी गड़बड़ बना दिया है। नहीं ठीक ही तो बनाया, ठीक तो है। और ये हो जाएगा अपना कॉस इनवर्स, देखो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1, जब आप कॉस इनवर्स में 1 डालोगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो ये 1,0 वाला पॉइंट है कॉस के लिए। फिर कॉस पाई बाय 2 0 होता है, कॉस पाई बाय 2 0, तो कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, तो ये हो जाएगा 0,पाई बाय 2, ये ऐसा 0,पाई बाय 2। फिर ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा डायग्राम मैंने ज्यादा ही वो कर दिया मैंने, चलो ठीक है। जहां ये इंटरसेक्ट करते हो पाई बाय 2 4 होता है, √2 वाला चीज, कि जब आप साइन पाई बाय 4 डालोगे तो 1/√2 आएगा, तो साइन इनवर्स के अंदर में 1/√2 डालोगे तो आउटपुट आएगा पाई बाय 4। तो ये कौन है, 1/√2, पाई बाय 4, ये यहाँ पर इन लोग टकराएंगे। साइन इनवर्स के अंदर में अगर आप 1/√2 डालोगे तो आउटपुट आएगा पाई बाय 4। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। हमें ये बोला गया क्वेश्चन में ये बताना है कि ये दोनों ग्राफ ने मिलके एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया, ठीक है, ये दोनों ग्राफ ने मिलके। तो देखो ये वाली चीज हटाओ अभी, फिलहाल ये भी अभी हटाओ। ये दोनों ग्राफ ने मिलके एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया, मतलब ये निकालना है हमें। ये देखो ये एरिया, ये टारगेट जोन है, ये एरिया निकालना है। तो आप इसमें ये कर सकते हो, अगर आपको ये एरिया निकालना है तो 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करोगे, लेकिन अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। एक्स की वैल्यू रेडी है हमारे पास 0 से 1, बट अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मजबूरी है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करना यहाँ पर। तो एरिया निकालिए विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो यहाँ आएगा राइट माइनस लेफ्ट। ये जो ग्रीन वाला कर्व है ना, ये है साइन इनवर्स एक्स का, और ये जो रेड वाला है ना, ये है कॉस इनवर्स एक्स का। तो राइट माइनस लेफ्ट, ऐसा कर लो, राइट माइनस लेफ्ट। तो एरिया इज इक्वल पर टू, इसको अपन x इक्वल्स टू cos y लिख कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर तो वैसे कैसे करेंगे बताओ ना थोड़ा। एक मैं बता देता हूँ। तो देखो राइट माइनस लेफ्ट में लोअर लिमिट y की 0 है, ये रही, और अपर लिमिट जहां इन लोग टकरा रहे हैं, जहां मैक्सिमम तक इन लोग टकरा रहे हैं, तो वो है पाई बाय 4। 1/√2 डालोगे तो पाई बाय 4 आएगा। तो राइट माइनस लेफ्ट 0 से पाई बाय 4 करेंगे, 0 से पाई बाय 4 राइट माइनस लेफ्ट। राइट में कौन है, रेड कलर का कर्व, रेड कलर का कर्व मतलब कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स एक्स इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत, कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ये आ रहा है हमारा।
0 से π/4। सर पर सर आप dy लिखे हो तो dy सर आएगा, सॉरी वही ये dy है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज, मैं इसको कर रहा था गलती से वो चेंज लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था राइट माइनस लेफ्ट करूंगा, राइट माइनस लेफ्ट में cos इनवर्स x और sin इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x इसको y के टर्म में लिखना रहेगा। तो आपको पता है ना cos इनवर्स x y है, तो x हो जाएगा cos y। तो cos इनवर्स x की जगह मैं लिख दूंगा cos y। कारण देखो राइट माइनस लेफ्ट में हम लोग ये फंक्शन नहीं लिखते हैं ना, y की चीज नहीं लिखते हैं हम लोग। राइट माइनस लेफ्ट में क्या लिखते थे, x की वैल्यू को लिखते थे y के टर्म्स में। तो ये चीज गलत लिखी गई है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। x की वैल्यू y के टर्म में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हो तो राइट फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू y लिखो और लेफ्ट फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू y लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो cos इनवर्स x y है, तो x की वैल्यू आ जाएगी cos y, ये हो गया एक फंक्शन। और लेफ्ट में है sin y, राइट माइनस लेफ्ट। हम लोग राइट माइनस लेफ्ट करने के बाद कन्वर्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर नहीं कन्वर्टेड है तो dy के रेस्पेक्ट में बातचीत हो रही है तो अंदर के फंक्शन भी y में होना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो dx के रेस्पेक्ट में बातचीत हो रही थी तो अंदर वाले फंक्शन दोनों x के रेस्पेक्ट में थे। देखो तो वही वाली चीज है, वही लॉजिक है, तो उस लॉजिक आप अप्लाई कीजिए, उससे आपका आंसर हमेशा बहुत इजीली आता है। -1 है ना आंसर। हाँ जी, इसका आंसर आता है √2 - 1। वही सर मैं यही तो पूछा था आपसे, इसको y के टर्म में करेंगे। तो ये आ रहा है √2 - 1। सॉल्व कीजिए, cos y का इंटीग्रेशन sin y और sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। फिर आप एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट, और देखो ये आ रहा है कि आ जाए, प्रस्थान किया जाए। अच्छा आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है, बस अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करना है हमें ये चैप्टर में, और कुछ नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही चलेगी अभी। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पता होना चाहिए ये कौन सा ग्राफ है। एंड नॉर्मल ऑफ द स्लोप दिस, इसी पैराबोला का जो नॉर्मल लाइन है वो, और ये कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दोनों ने मिलकर कितना एरिया बाउंड किया ये बताना। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डायग्राम मत बनाइएगा, सबसे पहले आप निकालिए फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें नॉर्मल हो या टेंजेंट हो, कोई भी हो, वो है तो एक लाइन, तो एक लाइन का इक्वेशन के लिए एक स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट जिससे वो लाइन क्रॉस होते रहे। स्लोप तो क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट निकालना है हमें। पॉइंट आ गया 0,2। लेट हाँ नॉर्मल इज पासिंग थ्रू, लेट नॉर्मल लाइन is passing through 1,2 है पॉइंट, सॉरी सॉरी। passing through the point x1 y1 on the parabola, ये पैराबोला है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसके x1 y1 से पास हो रहा है, मान लेते हैं नॉर्मल। तो देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले बताओ। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीखे थे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी नथिंग बट, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा कर्व को 2y dy by dx इज इक्वल टू 4। यहाँ से dy by dx की जो आप वैल्यू निकालोगे ये हो जाएगी 2/y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट ये हर पॉइंट के लिए। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, अब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहेगा, तो वो हो जाएगा 2/y1। x1 तो ही नहीं, तो x1 को तो पुट कर ही नहीं सकते वैसे भी। तो ना पूरा स्टेप वाइज चीजों को लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बोर्ड में। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, अब ये x1 y1 कोई पॉइंट है कर्व का। तो अब आपको पता है नॉर्मल का लुक कैसा रहता है, अगर मैं रफली बताऊं आपको, चलो इसी में बता देता हूँ एक बार रफली। अगर ये कोई पैराबोला है तो इसके किसी पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, तो नॉर्मल यहीं से परपेंडिकुलर जाता है, और इस पॉइंट को मैंने x1 y1 ले लिया, तो नॉर्मल इसी को बोलते हैं।
तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का जस्ट परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, हेंस स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या रहेगा? अरे यार, तो देखो अब आपको पता है कि एज ये पूरा प्रोसीजर है ना लिखने का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1 क्योंकि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 2/y1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज आल्सो -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से माइनस एंड माइनस विल बिकम +1, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई 2। एज देखो इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, एज पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व। अभी कौन से कर्व में लाई करता है? y स्क्वायर इक्वल टू 8x में, ठीक है। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या आंसर? अब देखो y1 की जगह ना अब आप 2 पुट कर दीजिए, तो देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x1। तो x1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर 1/2, ठीक है, ये x1 की वैल्यू। मेन तो था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाएंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि नॉर्मल की लाइन है, फिर उसके बाद उसका एक्चुअल डायग्राम बनाना है, और एक्चुअल डायग्राम बनाने के बाद शेडेड रीजन निकालना है। चलो नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट पार्ट चालू होता है यहाँ से, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका इक्वेशन क्या रहेगा? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका है। x1 y1 अपना आ चुका है, x1 इज हाफ और y1 इज 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 2, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 है, और ये हो जाएगा x माइनस हाफ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया था मैंने? 4x है। हाँ वही तो, मैंने यहाँ 8x लिख दिया भाई, यहाँ गड़बड़ लिख दिया ना। तो x1 की वैल्यू यहाँ से 2 आई, x1 की वैल्यू वहां पर से 1 हो जाएगी, ये 4x1 है। x1 की वैल्यू आ रही है 1, अगर x1 की वैल्यू 1 है तो फिर यहाँ पर भी हाफ नहीं डालेंगे हम लोग, 1 ही डालेंगे, ये ऐसा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई हमारे से, x प्लस वाई -2 उधर जाएगा, -2 उधर जाके प्लस मिल जाएगा, तो ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, और वी कैन से नॉर्मल है, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल जहां से निकल रहा है ना, वो -1 सॉरी 1,2 पॉइंट है, कहाँ का? पैराबोला का। और x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक नॉर्मल की लाइन है, तो ये दोनों ने मिलके कितना एरिया कवर किया यही निकालना था इसमें। हाँ जी, एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड नॉर्मल, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा इसके बाद, अब देखिए अब कर्व बनाना चालू करते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है मुझे, ये मैंने बनाया एक पैराबोला, ये ऐसा, थोड़ा और अच्छा ऊपर ले चलते ऊपर। ये अपना वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और थोड़ा पैराबोला को हम बनाते हैं ऐसा, ये ऐसा। अब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, तो ये जो हमारा ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस ग्राफ को 1,2 पे 1,2 यहाँ कहीं आता होगा, तो अगर मैं इसको ऐसा ज्वाइन करूं तो ये ऐसा कोई लाइन बनेगी। देखो ये लाइन कौन है मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 3। जब x को 0 दूंगा तो y 3 आएगा, जब y को 0 दूंगा तो x 3 आएगा, और ये देखो ये 1,2 वाला पॉइंट है, यहाँ से नॉर्मल जा रहा है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट से ऐसा परपेंडिकुलर, तो ये कर्व को आगे जाके फिर से टकराएगा, पैराबोला को वापस से टकराएगा। तो ये पॉइंट भी एक बार निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, ये तो ये पूरा एरिया चाहिए। तो यहाँ पर अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड तो है नहीं, क्योंकि रेड लाइन और येलो कर्व के बीच का एरिया निकालना है,
तो यहाँ पर राइट माइनस लेफ्ट करना पड़ेगा। तो राइट माइनस लेफ्ट के लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की अपर वैल्यू है मेरे पास 2। ये कोऑर्डिनेट में देखो ना, y की अपर वैल्यू है, ये नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग पता है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी निकालने के लिए एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस x आप पुट कर दीजिए पैराबोला के कर्व में, y इक्वल्स टू 4x में, या यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्टली y आ जाएगा। लो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस y है, वो पुट कर दो। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 4y, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कर तो सकते हैं ना हम लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं है फिर से। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x सही लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आया था ना। हाँ जी, यहाँ तक तो सर सब 2 सही है। और माइनस 6 आ जाएगा। 2 और माइनस 6 आ जाएगा। -6। ठीक है ठीक है, मेरे को 2 नहीं दिख रहा था, हाँ तो 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू 2 चाहिए ही था, तो देखो यहाँ से 2 y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 2 और y इक्वल्स टू -6। फैक्टराइज कीजिए, तो एक y की वैल्यू 2 है, क्यों है पहले से, क्योंकि ये रेड लाइन और कर्व टकरा रहे थे, तो दोनों पॉइंट का एक साथ y देगा ना ये, तो y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर है y की वैल्यू -6। y की वैल्यू -6 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 9। तो देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है 9 -6, बट मुझे 9 से मतलब नहीं, मुझे y की वैल्यू से मतलब है। तो ये y की वैल्यू -6 और ये y की वैल्यू 2। तो एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी लाइक राइट माइनस लेफ्ट, राइट लाइन या राइट कर्व माइनस लेफ्ट। क्योंकि मैं राइट माइनस लेफ्ट कर रहा हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की लोअर लिमिट आ रही है मेरे पास -6 और अपर लिमिट आ रही है +2। अब याद रखिएगा हमेशा, राइट कौन सा कर्व है, नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का ना x की वैल्यू बताइए y के टर्म्स में, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था, तो x की वैल्यू आ जाएगी y के टर्म्स में 3 माइनस वाई। फिर वैसे ही लेफ्ट में कौन है, पैराबोला है, येलो वाला, तो उसमें x की वैल्यू बताइए y के टर्म्स में, तो वो है वाई स्क्वायर बाय 4। तो इन दोनों का एरिया इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy। हो गया, तो देखो इसका वैल्यू आता है 16/3। सर मैं कुछ भी कर दिया। देखिए एक सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या है कि किसके टर्म्स में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो जब भी ना एक कर्व के ऊपर नीचे एक और कर्व है, ऐसा करके कोई 2 कर्व आपको जाते हुए दिख रहा है और आपको ये एरिया निकालना है, तो आपको दिख रहा है कि एक कर्व ऊपर है तो आप अपर माइनस लोअर कर सकते हो, है ना। लेकिन जब भी 2 कर्व साइड बाय साइड रखे हुए हैं तो आप अपर माइनस लोअर नहीं कर सकते। देखो अपर माइनस लोअर कैसे करोगे, कौन अपर है कौन लोअर है पता ही नहीं है। रेड वाला कर्व और येलो वाले कर्व के बीच का एरिया चाहिए, तो कौन अपर और कौन लोअर, है ना। इसीलिए इस चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट। और जब भी आप राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होता है, और जब भी आप अपर माइनस लोअर करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। बस अपर माइनस लोअर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, राइट माइनस लेफ्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर मैंने राइट माइनस लेफ्ट किया है तो वाई एक्सिस की लिमिट डालनी पड़ेगी, और अंदर में जो दोनों फंक्शन है ना उसको भी वाई के टर्म्स में लिखना रहता है, तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ऐसा, जैसे कि ना ये पिछला क्वेश्चन था, इस पिछले क्वेश्चन में देखो ये दोनों ने मिलके एरिया बाउंड, ऊपर वाला एरिया, ये एरिया नहीं निकालना है, बाउंडेड नहीं है। ग्रीन और रेड कलर ने मिलके एक्स एक्सिस के साथ नीचे ये वाला एरिया बताना था, व्हाइट कलर पर शेडेड। तो यहाँ पर भी अपर माइनस लोअर करोगे तो कौन अपर कौन लोअर पता ही नहीं है। रेड और ग्रीन के बीच में एरिया निकालना है, तो कौन ऊपर है कौन नीचे तो दिख ही नहीं रहा है। बट ये बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है कि राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो राइट में रेड वाला ग्राफ है और लेफ्ट में ग्रीन वाला, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी राइट माइनस लेफ्ट किए हैं। अच्छी, हाँ सर ठीक है। अभी देखना, अभी आपको एक और क्वेश्चन से पूरा क्लियर ही हो जाएगा। तो मैं आपको बोल भी रहा था, सिर्फ इसमें यही टास्क है कि किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, वही एक चैलेंजिंग रहता है। बाकी तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, खत्म है चैप्टर शुरू होते ही। सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं मूवमेंट। इसका ट्राई करूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक्स पे क्वाड्रेटिक है। और आपको जब आपको नहीं समझ में आता ना कौन सा पैराबोला है,
तो आप एक काम किया करो, अलग अलग वैल्यू डाल के देखो, x की वैल्यू -1 डालो, x की वैल्यू +1 डालो, ऐसे अलग अलग वैल्यू डाल के ना सेम नेगेटिव और सेम पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू डाल डाल के आप देखिएगा, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली एक ग्राफ मिल जाएगा जो अपवर्ड पैराबोला फेसिंग करता हुआ दिखेगा। तो ऐसा बोला इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विद स्लोप 1, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द टेंजेंट एंड द वाई एक्सिस, टेंजेंट ने, वाई एक्सिस ने और कर्व ने, तीनों ने मिलके कितना एरिया कवर किया वो भी बताना है। बताइए 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 बताइए, वाई एक्सिस के साथ मिलके ये कर्व ने कितना एरिया इंक्लोज किया, टेंजेंट, कर्व, वाई। सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, सबसे बेहतरीन टास्क तो वही है। तो देखिए, आप ये मान लो कि दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन कर्व x² = 4y इज x1 y1। पहले तो ये मान लेते हैं हम लोग कि इस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते थे हम लोग, हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देते थे, कर्व को डिफरेंशिएट। तो कर्व को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x और ये जाएगा 4 × dy/dx, ये ऐसा, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू बता दो यहाँ से कितनी आ रही है, ये भी आ रही है x/2, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 इज, वो दिया हुआ है हमें 1, ये 1 दिया हुआ है, तो ये पुट कर दो ना, x1 x/2 है ना, x/2 हो जाएगा x1/2 = 1। तो देखो x1 की वैल्यू आ गई 2, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंस में x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब आप ये x कोऑर्डिनेट को ऊपर कर्व में पुट करो तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसी x कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पर पुट कर दो। Also this tangent is, sorry, also this point of contact, also point of contact x1 y1 lies on the curve। अब देखो वो कर्व पे लाइज कर रहा है, x1 y1 lies on the curve। तो अगर ये कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो आप इसको बिंदास पहले तो कर्व में पुट कर दो x1 y1 को, और x1 y1 को पुट करने के बाद x1 की वैल्यू पुट कीजिए तो यू विल गेट y1। कर्व है हमारे पास x² = 4y, यहाँ पर आप पुट करोगे x1² = 4y1। अब आप यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करोगे जो आएगी हमारी 2। तो फिर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो सेम आ रही है इस बार में, अच्छा सेम नहीं आ रही है, y1 आ रहा है 1 और x2 आ रहा है 2, x1 आ रहा है 2, पिछले में दूसरा आया था, x1 1 आया था और y1 2 आया था। तो हेंस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ चुकी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 1,2, सॉरी 2,1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक पॉइंट चाहिए था और एक स्लोप चाहिए था, दोनों तो है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला जाए, फिर उसको वहां पर डायग्राम में प्लॉट करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होता है y - y1 = स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट के साथ करने बोला है, नॉर्मल के साथ नहीं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो दिया हुआ था 1 और x1 0.2 है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे हम लोग, ये आ जाएगी x - y और इसको उधर भेज दीजिए तो ये आ रहा है 1, x - y = 1 आ रहा है, देखना तो यही आ रहा है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब बस मुझे क्या करना है, पैराबोला बनाना है, पैराबोला के साथ साथ ये x - y = 1 का डायग्राम बनाना है। x - y = 1 का डायग्राम कैसे बनाते हैं, आप x को 0 दोगे ना तो y आएगा -1। तो इसका लॉजिक देखो ये ऐसा है, x को 0 दोगे तो y -1,
y को 0 दोगे तो x1, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इस टाइप का कुछ कर्व होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 जो रहेगा ना वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, हमें लुक इस टाइप का दिखेगा। दिस इज व्हाट x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो चलो इसको बना लेते हैं अभी यहाँ पर। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ सबसे पहले, फिर अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ। तो देखो ना कितने मतलब टास्क कितने जबरदस्त है इसमें, इस चैप्टर में, कि आपको पहली बात एओडी चैप्टर का भी यूज करवा देता है चैप्टर। अच्छा एओडी का तो यूज करवाता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल चीज को भी यूज करवा रहा है कि आपको ग्राफ बनाने आता है कि नहीं। ग्राफ बनाए बिना आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये ऐसा, ये हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का मैंने ग्राफ बना दिया हूँ, ये ऐसा। और यहाँ पर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो x माइनस वाई इक्वल टू 1 टाइप का कैरी कर रही होगी, लाइक दिस, ये ऐसा। तो इसको टच करता हूँ बनाना है आपको, ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं। जैसे पॉइंट P है, ये देखो 1,2 वाला पॉइंट है, 2,1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये लाइन है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये ऐसा। और ये हमारी ये जो रेड कलर की लाइन है, ये लाइन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो जब आप x को 0 दोगे ना तो y 1 आएगा, और जब आप y को 0 दोगे ना, x को 0 दोगे तो y माइनस 1 आएगा। यस, वहां पर उल्टा बोल दिया मैंने, y को 0 दोगे तो x 1 आएगा, ये वाला पॉइंट। तो देखो ये दोनों पॉइंट से होते हुए जा रही है रेड कलर की लाइन, ठीक है। ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला, ये लाइन ने मिलके एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया, तो ये तो दिख ही रहा है, ये ऐसा, ये पूरा एरिया बिटवीन द रीजन हो गया। ये देखो यहां से लेकर यहां तक, ये इतना एरिया निकालना है अपने को। और ये ऊपर में जो कर्व है, ये कर्व हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। इसको लेके मैंने लॉजिक पिछले क्लास में डिस्कस किया ही था, अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा। तो चलो ठीक है, इसका एरिया निकालना है कि इसके रेस्पेक्ट में करें। तो देखो यहाँ पर आप दोनों कर सकते हो आर्ची, यहाँ पर आप दोनों कर सकते हो, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। ऊपर पैराबोला है और नीचे लाइन है, या तो आप राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर। तो फिलहाल मेरे को अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कंफर्टेबल हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पता है 2 है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सबसे छोटा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। सबसे छोटा पूरे कर्व में जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें सबसे छोटा x लोअर लिमिट बनता है, और पूरे शेडेड रीजन में जहां पर भी इंटरसेक्शन है शेडेड रीजन में जो सबसे बड़ा x की वैल्यू उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये तो इसका एरिया मैं निकाल रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस सॉरी अपर माइनस डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार x करूंगा और 0 से 2 इंटीग्रेट करूंगा, x के वैल्यू 0 से 2। तो अपर में कौन दिख रहा है मुझे, अपर में मुझे दिख रहा है पैराबोला। पैराबोला क्या था भाई मेरे पास, पैराबोला था यार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो x के टर्म में लिखना है, x के टर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाय 4, क्योंकि y की वैल्यू लिखना रहेगा। और इसमें x के टर्म में लिखना है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है डाउनवर्ड में, तो इसमें y की वैल्यू जो आएगी y के x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका जो भी एरिया आता है आप निकाल के रख लेना, इसका आंसर तो है। इसमें ना हम लोग जब विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक किए थे। देखो x इक्वल्स टू 2 ना कर्व में, रेड कलर के कर्व में भी आ रहा है, और x इक्वल्स टू 2 येलो कलर के कर्व में भी आ रहा है। x इक्वल्स टू 0 येलो कलर के कर्व में भी आ रहा है, और x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है वो रेड में भी आ रहा है। कैसे, ये देखो ये रहा, x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट रेड वाले कर्व में नहीं आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, नीचे आ रहा है ना, x0 ये तो आ रहा है नीचे, x0 नीचे आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए 0 से 2 हम लोग यहाँ पर लिख के अपर माइनस डाउनवर्ड कर रहे थे। लेकिन जब आप राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो राइट माइनस लेफ्ट के टाइम में ना हमें थोड़ा ब्रेक करके करना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू -1 ये कर्व में नहीं आ रही है कहीं पर भी, येलो कर्व में, येलो कर्व ऊपर है। तो इसका एरिया अगर आपको राइट माइनस लेफ्ट करके करना है तो फिर आपको ना, फिर वो इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब वो आप सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। माइट भी उसका आंसर सही मैच हो जाए, माइट भी,
फिलहाल इस मेथड से आंसर आ रहा है 4/3। अब एक बार इससे मेथड से देख लेते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई कर लेते हैं। -1 से 1, ये रेड वाले कर्व को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। रेड आ वाला गया कर्व सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, तो फिर ये मेथड एप्लीकेबल है। फिर वो दो अलग अलग इंटीग्रेशन होगा ना आर्ची, कैसे होगा? -1 से 1 रेड वाले कर्व का इंटीग्रेशन, और 0 से 1 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये रहा येलो वाला कर्व, उसका 0 से 1 एरिया निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे फिर हम। ये देखो ऐसा, ये वाला एरिया निकाल के, ये वाला एरिया निकाल के, ये पूरा ट्रायंगुलर रीजन जो दिख रहा है ना, ये पूरा ट्रायंगुलर रीजन को हम लोग निकाल रहे हैं, और ये वाले रीजन एरिया निकाल के ये कर्व वाले रीजन से माइनस करेंगे फिर। तो उसमें क्या होगा, लिमिट अलग अलग रहेगी, बट अभी तक हम लोग जो टेक्निक्स पढ़ रहे थे ना, वो सेम लिमिट के लिए पढ़ रहे थे। तो अगर आपको राइट माइनस लेफ्ट मेथड अप्लाई करना है, तो फिर आप उसमें ये ब्रेक करके कर सकते हो। सही है पार्थ, एकदम सही बताया। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इससे आंसर मैच हो रहा है क्योंकि। तो एरिया इज इक्वल टू हम कर सकते हैं फिर -1 से 1 राइट कर्व जो भी था उसको विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर 0 से 2 लेफ्ट कर्व, 0 से 1 सॉरी, 0 से 1। लेफ्ट कर्व विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ सर, मेरा भी आ गया। ठीक है, तो -1 से 1 राइट कर्व में मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y लिखो इसको, तो ये हो जाएगा 1 + y dy। और लेफ्ट वाले कर्व में कौन है, y इक्वल टू 4y है, तो वो हो जाएगा 4y, x² इक्वल टू 4y है ना, तो 2√y dy। अब आप ये दोनों का इंटीग्रेशन करो, जैसा इन दोनों बता रहे हैं आप लोग सब चेक कर लो, ये भी 4/3 आ रहा है। सर तो फिर 2/3। सर 2/3 है का सर। 4/3 बताया था। सर 2/3 बोली थी। अच्छा 2/3 बोल, ठीक ठीक ठीक। तो ये 2/3 है और ये भी 2/3। ठीक है आर्ची, तो ये क्वेश्चन में एक जबरदस्त चीज ये था, तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है लास्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा, फाइंड एरिया, एक मिनट, फाइंड एरिया enclosed या बिटवीन, फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस एंड द सर्कल दिस। देखो ये x² + y² = 25 ना, एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है, दैट इज x² + y² = r²। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है, जिसको ऐसा लिखते हैं x - 0² y - 0² = रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस जो है वो r है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को समझने का तरीका कि इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5 है। सर्कल बनाओ, फिर ये वाले ट्राइग्राम का एग्जैक्ट लुक बनाओ, लुक में एकदम भी चेंजेस नहीं कर सकते आप। सॉरी, एग्जैक्ट लुक कैसे बनाते हैं, अगर आप x को 0 दोगे तो y क्या आएगा, और y को 0 दोगे तो x क्या आएगा, उसको लेके फिर आप ऐसा डायग्राम बनाना। तो शायद इस टाइप का डायग्राम x - 3y + 5। और ये पॉइंट्स भी जरूर लिखिए, जो भी ये लाइन बना रहे हो आप, ये दोनों लाइन कुछ इस टाइप की आएगी, तो ये दोनों पॉइंट्स जरूर लिखो। जो भी है ना, मतलब मेरा ये रफ बताने का तरीका है, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। x को 0 दे रहा हूं तो y आ रहा है 5/3, और y को 0 देता हूं तो x आता है -5। सेंटर 0 0 है, ठीक है 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 ठीक है। फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस दिस एंड द सर्कल। अच्छा ये सर्कल और ये दोनों लाइन ने मिलके कितना एरिया इंक्लूड किया है, ठीक है चलिए ट्राई करते हैं। देखो इसको लेके मैं एक सर्कल पहले बना लेता हूँ ना, और ये सर्कल हम निकालेंगे यहां से। ग्रे वाला लेता हूँ मैं, चलिए ये एक सर्कल ले लिया मैंने, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है, अब इसका x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। अरे यार, चलिए ये ऐसा,
अब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया पूरा वाई एक्सिस इसका, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये सब। चलो अब ये बताया गया है कि एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है 5 यूनिट। इसका मतलब ये पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं 5,0 और ये पॉइंट बी ले लेता हूँ मैं -5,0। अब वो जो दोनों लाइन थी ना उनके बारे में सोचा जाए। लाइन L1 दी हुई है हमें, क्या दी हुई है यार, x - 3y + 5 = 0, और लाइन L2 दी हुई है हमें x + 2y + 5 = 0। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ लाइन L1 बनाने का। लाइन L1 कैसे बनाऊंगा मैं, x को 0 दूंगा तो y आ जाएगा 5/3। तो आपको पता है ये रेडियस लाइन है, सॉरी ये वाला पॉइंट पता है 0,5 है। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है। तो फिर अगर यहाँ पर आऊं मैं, तो फिर ये इसका डायग्राम कैसे बनेगा x - 3y + 5 का। तो देखो वो ऐसा बनेगा क्या, ये इस टाइप से, -5,0 तो है ही उसमें, क्योंकि y को 0 दोगे तो x - 5, लेकिन जब आप x को 0 दे रहे हो ना तो y जो आ रहा है वो 5/3 आ रहा है, जो कि 5 से छोटा है। और इसी तरीके से x + 2y = 5 का भी डायग्राम बनेगा। अगर मैं बनाऊं तो शायद थोड़ा सा वो नीचे इधर से थोड़ा और नीचे बैंड होते हुए जाएगा, ये ऐसा। तो हमें बताना है कि सपोज ये पॉइंट P है और सपोज ये पॉइंट Q है, तो ये दोनों लाइन और ये सर्कल ने मिलके कितना एरिया बनाया है। मतलब हमें ये बताना है, ये वाला एरिया, ये ग्रीन कलर का शेडेड है, एक ये सेक्टर टाइप का दिख रहा है हमें, लेकिन सेक्टर के लिए ना ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो दोनों कॉर्ड अलग अलग है, पीबी और क्यूबी, ये दोनों कॉर्ड बहुत अलग अलग है, इक्वल कॉर्ड नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल लाइन नहीं है। तो पीबी एंड क्यूबी आर नॉट इक्वल कॉर्ड्स, तो सेंट्रल एंगल निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पार्ट वाइज सॉल्व करूंगा। फिर सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि रेड वन, सॉरी फोन आ गया था, हाँ जी। सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि रेड लाइन जब सर्कल को मीट कर रही है तो वो दो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लूं मैं। सबसे पहले तो कैसे करूंगा, ये लाइन को इस सर्कल से भिड़ा देंगे हम। कैसे भिड़ाना है भैया, एक्स की वैल्यू लेके आइए लाइन की और पुट कर दीजिए कर्व में। तो जैसे एक्स की वैल्यू लेके आओगे लाइन की और उसमें पुट करोगे कर्व में, तो यू विल गेट वैल्यूज ऑफ वाई। तो दो वाई की वैल्यू मिलेगी। देखो मैं यहीं पर करूँ क्या, रफली चलो कर लेते हैं। देखो फॉर पॉइंट पी, इसके लिए देखिए कर्व की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 25। तो यहाँ पर y की जगह मैं डाल देता हूँ 3y - 5 का होल स्क्वायर = 25, ये ऐसा नहीं है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, x की वैल्यू पुट करेंगे ना हम लोग, तो ये सॉरी 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 x की जगह मैंने पुट किया है। तो x की जगह अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो y एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया y²। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3y² + y², ये हो जाएगा 10y², 5 3 जा 15 × 2 30y, और 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये हो गया +25 = 25। तो देखो 25 25 कटा, तो यहाँ से y 2 आ जाएगा। y कॉमन ले लेता हूँ मैं, y कॉमन लिया तो यहाँ से 2 y आ रहा है, एक y आ रहा है 0 और एक y आ रहा है 3। ये देखो y 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यही रेड लाइन कर्व को पीछे तरफ y = 0 में टकरा भी रही है पॉइंट बी पे। और y = 3 क्यों आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P का वो है हमारे पास y = 3 इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ना, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पुट कर दो आप, ये हो गया 3। अब आप एक काम करेंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो तो इसी निकल जाएगा लाइन में, जहां y लाइन का जो इक्वेशन है ना x - 3y + 5, यहाँ पर आप y की जगह पुट कर दीजिए 3। तो 3 3 जा 9, 9 + 4, ये हो गया, x की वैल्यू 4 आ रही है देखिए। तो ये x की वैल्यू 4 को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दैट इज 4,3। ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से ना फॉर पॉइंट q निकाल सकते हो आप, और ये निकालना जरूरी है अदरवाइज। और आपको पता है ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो ऐसा लगता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से बनेगा, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन का कहीं यूज नहीं है इसमें। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
फॉर पॉइंट क्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ये कर्व में से x निकाल के वहीं पुट कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस सॉरी यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट कर दो, -2y -5 का होल स्क्वायर, कहाँ से लाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब आपको पता है -2y -5 है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो पता है ये क्या बचेगा, सिर्फ 2y + 5 का होल स्क्वायर ही तो रहेगा। देखो यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए। मेरे को ऐसा दिख रहा है ये सिर्फ बच रहा है 25 यहाँ भी कट रहा है, ये बच रहा है 5y² + 20y = 0। तो यहाँ से भी y की वैल्यू 2 आ रही है, एक y की वैल्यू आएगी 0 और एक y की वैल्यू आएगी -4। माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि वो कर्व नीचे जाके टकरा रहा है। ब्लू वाली लाइन जो है, ब्लू वाली लाइन जो है कर्व को नीचे जाके टकरा रही है। तो y = 0 y = 4 आ रहा है। तो y = 0 मतलब यही, ये ब्लू लाइन पीछे आके टकरा गई है, इसलिए तो पॉइंट बी से ना रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन दोनों लाइन ओरिजिनेट हो रही है, लाइन L1 भी और लाइन L2 भी। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ये आ गया 4 और ये क्या आ जाएगा जब आप इसको कर्व में पुट करोगे, -4 है ना, तो ये आ रहा है 3। L2 में पुट करो, L2 लाइन में, तो y की जगह -4 और x की जगह 3। ये लो, ये सब आ गए, p आ गया, b आ गया और q आ गया। लेकिन आपको सेक्टर का एरिया निकालना, मतलब p b q ये निकालना। तो अब आप देखो यहाँ पर 3 कर्व है ना, रेड लाइन, ब्लू लाइन और सर्कल खुद। तो फिर आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते क्या, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना चाहते हो तो कर लीजिए। आप एक काम कीजिएगा, देखियो मैं थोड़ा डार्क येलो से दिखा रहा हूँ। इतने एरिया निकाल लो पहले, कैसे, राइट माइनस लेफ्ट करके, राइट माइनस लेफ्ट करके ये उतना का एरिया, और फिर नीचे का एरिया, ये इतना एरिया निकाल लो, ये नीचे का, ये इसको भी कैसे, ये इतना कर्व का एरिया, इतने कर्व का भी एरिया आप वैसे निकालो। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, और फिर आप दोनों के एरिया को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका है, ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट। बट मैं बोलूंगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से मत बनाओ, ये ऐसे बन जाएगा। कैसे, ये देखो, अगर मैं O और P को ज्वाइन करता हूँ तो देखो ये एक OP लाइन है और ये देखो ये एक OQ लाइन है। तो OP लाइन और OQ लाइन, क्यों मेरे को ऐसा करना है, क्योंकि OP लाइन और OQ लाइन ना 90 डिग्री बना रही है। कैसे, OP लाइन का स्लोप जो है ना, ओरिजिन से P लाइन तक का स्लोप, वो स्लोप आप देख लो, स्लोप निकाल के, स्लोप ऑफ OP लाइन एंड स्लोप ऑफ OQ लाइन, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लॉजिक से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो देखियो मैं अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देख भी सकते हो ना, ये पूरा 90 डिग्री आएगा क्योंकि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, तो आप ऐसे निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलता हूँ, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्वाड्रेंट है ना, POQA, ये एक क्वाड्रेंट है, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये क्वाड्रेंट है ना, तो 90/360 × πr², वेयर r इज रेडियस इज OP। तो उससे ना ये POQA इतने सेक्टर का एरिया आ जाएगा, जिसको मैं व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इतने का। अब बाकी कौन बचा हमारे पास, एक बचा है POB ट्राइंगल और एक बचा है नीचे POQ ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इन दोनों का ट्राइंगल का तो एरिया आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो ये POQA का एरिया आप निकालने के लिए क्या करोगे, POQA, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री है, तो इसका एरिया होता है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 × πr², वेयर रेडियस इज 5। तो इससे ना इतने का एरिया आ जाएगा, ये इतने का एरिया। इसको हटाओ, अब इसका रूल खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है, अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, ये रेड कलर की लाइन, तो ये PM की जो लेंथ होगी ना, पता है PM की लेंथ कितनी होगी, 3 यूनिट। कैसे, ओरिजिन से M तक 4 है और M से P तक 3 है, तभी तो P पॉइंट मिला होगा 4,3। तो हमें ना ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो है ना POB, इसका हाइट मिल जाएगा PM और बेस रहेगा OB। उसको -5 मत लिखना ना, बेस हाइट है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो, तो ½ 5 × 3 करके आप POB का एरिया निकाल सकते हो।
उसी तरीके से क्यूबी का एरिया कैसे निकालोगे, ये 4 यूनिट लेना, -4 मत लेना, उसकी हाइट -4 है, नहीं 4 है, तो हाफ 4 इंटू 5, उससे उसका एरिया आ जाएगा। तो पीओबी का एरिया प्लस क्यूबी का एरिया प्लस क्वाड्रेंट पीओ क्यूए का एरिया, सबको ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन आप दोनों मेथड से कर सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन से और विदाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन से। मैं थोड़ा एरिया डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग करते रहना फिर आराम से। ट्राइंगल का एरिया मैं पहले लिख दूं, दैट इज हाफ 5 इंटू 3, ये हो गया इसका एरिया। फिर नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ 5 इंटू 4, -4 नहीं लिखना है। और क्वाड्रेंट का एरिया 90/360, 90/360 इज 1/4 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो पाई के टर्म्स में आप आंसर लिख दीजिएगा।